गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर की अपनी बात चल रही थी और थर्ड जो चैप्टर था वो था अपने समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अपने फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड जो चैप्टर है उसके 3 भाग अपने हो चुके हैं। आज अपने चौथे पार्ट की चर्चा करेंगे और जहाँ तक अपनी कोशिश रहेगी आज अपने चौथा पार्ट भी कंप्लीट कर देंगे। तो देखो भैया, अपने सबसे पहले अमेरिका के द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए थे, ऑपरेशन वगैरह, जैसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिस्ट, 9/11 की घटना, इन सभी बातों का अपने अध्ययन कर लिया था। फिर अपने बात की थी अमेरिका के वर्चस्व की, वर्चस्व क्या होता है, सैन्य क्षेत्र में उसका वर्चस्व कैसा था और ढांचागत अर्थव्यवस्था के रूप में अमेरिका का वर्चस्व कैसा था। यहाँ तक की चर्चा अपने हो चुकी है। आज अपने वर्चस्व के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भी आप बात करेंगे अमेरिका का कौन से क्षेत्र में वर्चस्व है। सांस्कृतिक क्षेत्र में। नोट्स है, नोट्स अपने जैसे ही ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में आपको लास्ट में नोट्स लिखा दिए जाएंगे। क्लियर है। अब देखो भैया, सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व क्या होता है। पहली बात तो यही आती है कि गुरुजी सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है। सांस्कृतिक होता क्या है भैया, कोई देश है, उस देश के लोगों का खान पान का तरीका, वहाँ के लोगों के जीवन जीने का तरीका, रहन सहन का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके चाल चलन का तरीका, वो सारी चीज़ें जो होती है उसको अपने क्या कहते हैं, उस देश की संस्कृति या उस देश का सांस्कृतिक। समझ गए। मतलब लोगों के रहन सहन, उनके जीवन यापन का जो तरीका होता है वही क्या कहलाती है, उस देश की संस्कृति कहलाती है। तो अब अमेरिका जो है, अमेरिका भैया अर्थव्यवस्था के रूप में भी वर्चस्व कायम है, अमेरिका का सैन्य रूप में भी कायम है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है उसका सांस्कृतिक क्षेत्र में भी वर्चस्व कायम है। तो अपने स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले देखो, सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व। इस सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व का अर्थ क्या हो गया, सहमति गढ़ने की ताकत। पहला क्वेश्चन भैया ये पूछा जाता है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व का क्या अर्थ है, सहमति गढ़ने की ताकत। मतलब अपनी संस्कृति जो है उसको सहमति से किसी दूसरे देश पर थोपना। मतलब दूसरा देश उसको वैसे जबरदस्ती नहीं अपना रहा है, सहमति से अपना रहा है, वही क्या है, उसकी सहमति गढ़ने की ताकत है। मतलब आप किसी को सहमत कर दो इस प्रकार से कि वो आपकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाए। क्लियर है। देखो भैया, अपने जो सांस्कृतिक वर्चस्व है इसमें ये कहा गया है कि जो सांस्कृतिक क्षेत्र होता है या जो संस्कृति होती है ये दबाव की बजाय किससे काम करवाती है, सहमति से काम करवाती है। मतलब संस्कृति जो है उसमें अपने किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि आप लोग हमारी संस्कृति को धारण करो। वो तभी धारण करेंगे जब उनकी क्या होगी, सहमति होगी। अरे कोई आदमी है, कोई सिंपल, जैसे मान लो मैं हूं, मैं शर्ट पहन रखा हूं, तो अब कोई मेरे को आके राय देगा कि नहीं आप टी शर्ट पहनो, आप टी शर्ट पहनो, जबरदस्ती करेगा मेरे साथ में, तो क्या मैं टी शर्ट पहन लूंगा, क्या नहीं पहनूंगा। अगर कोई मेरे को ये कहेगा कि गुरुजी थे टी शर्ट पहने करो, टी शर्ट बढ़िया लागे, टी शर्ट में गर्मी को लागे, टी शर्ट ठीक रहे, सुंदर लागे, बिया लागे, ऐसी बातें करेगा तो हाँ शायद मेरे को लगेगा यार मेरे को पहनना चाहिए। तो मैं पहन रहा हूँ तो मेरी सहमति से पहन रहा हूँ ना। तो यही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो संस्कृति होती है उस संस्कृति को अपने दबाव से किसी के ऊपर लागू नहीं कर सकते। अपने किसी को ये नहीं कह सकते भैया आप वेज ही खाओ, अपने किसी को ये नहीं कह सकते कि आप नॉन वेज खाओ। उसकी जो इच्छा होगी उसके अकॉर्डिंग वो खाएगा। अपने इतना जरूर है उसको प्रेरित कर सकते, अपने कह सकते हैं कि आप हमारी संस्कृति को धारण करो, बस। इसमें फिर आगे कहा गया है कि भैया आज दुनिया में अमेरिकी संस्कृति का क्या है, वर्चस्व है। आज भैया विश्व के अधिकांश देश जो है वो कौन से देश की संस्कृति को धारण कर रहे हैं, अमेरिका की संस्कृति को धारण कर रहे हैं। नाम सुना होगा भैया आपने, नीली जींस। सुना क्या है, पहनते ही है, सुना नहीं है, पहनते हैं। ये नीली जींस क्या है भैया, ये अमेरिका की संस्कृति की देन है। अपने क्या यहाँ की संस्कृति है क्या जींस वगैरह पहनना, बिल्कुल नहीं है। अपने पहले पुरुष भी नहीं पहनते थे, आज तो अपने पुरुष महिलाएं सब पहनने लग गई है। अपनी संस्कृति क्या है, धोती कुर्ता पजामा साफा वगैरह, यही तो अपनी संस्कृति है ना। लेकिन आज जो है वो कौन सी देश की संस्कृति का बोलबाला है, अमेरिकी संस्कृति का क्या है, बोलबाला है। और ये नीली जींस जो है वो कौन से देश की देन है, अमेरिका की देन है। देखो भैया सोवियत संघ था, सोवियत संघ में नीली जींस जो थी वो आज़ादी का प्रतीक थी।
लेकिन आज जो है वो क्या बन गई है, ये एक सभ्य जीवन, एक अच्छे जीवन का प्रतीक बन गई है। मतलब नीली जींस जो पहनता है ना, इसका मतलब वो एक पावरफुल आदमी, एक ताकतवर आदमी है। इस प्रकार के लोगों की छवि बन गई है, एक मतलब अहम हिस्सा बन गई है अपने नीली जींस जीवन का। आज अमेरिका की विचारधारा को पूरे विश्व में अपनाया गया माना जाता है। मतलब आज अमेरिका की जो संस्कृति है भैया, उस संस्कृति को पूरे विश्व में या विश्व के लगभग जो देश है वो उसको क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। आप दूसरों की बात ना करके अपने ही ऊपर आजमा के देख लो भैया, आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा खान पान जो है वो कैसा हो गया। क्या पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये जो अपने खाने में काम में ले रहे हैं, क्या ये अपनी संस्कृति है? क्या ये अपनी संस्कृति नहीं है भैया, लेकिन हम इसको अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि ये अपने को एक प्रकार से क्या कर रही है, अट्रैक्टिव कर रही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमेरिका की संस्कृति बहुत ही क्या है, लुभावनी है। लुभावनी मतलब जो लोगों को क्या करती है, आकर्षित करती है, लोगों को अपनी ओर खींचती है। आज शादी विवाह में आप जाके देखो, शादी विवाह में सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है ना, वो किसके पास में होती है, इन चाउमीन वालों के पास में, या चाट वाले जो होते हैं ना, उनके पास में होती है। जहाँ पे रोटी, सब्जी, कड्डी वगैरह ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको, देख लेना आप। तो ये क्या है, ये जो अभी वर्तमान में जो संस्कृति अपने यहाँ पर चल रही है, ये अमेरिकी संस्कृति है, और ये बड़ी ही क्या है, लुभावनी है। अपने को अलग दिखाती है, ये हटकर दिखाती है, ये अपने को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। एक महिला है, वो साड़ी पहन रखी है और उसी ने जींस पहन ली, तो वो एक प्रकार से क्या लग रही है, अलग दिख रही है, नहीं दिख रही, वो अपने को क्या कर रही है, लुभा रही है। ऐसी संस्कृति है अमेरिका की, और उस संस्कृति को अपने क्या कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, उस संस्कृति को अपने अपना रहे हैं। अब अमेरिका की संस्कृति को अपने अपना रहे हैं, तो भैया फायदा किसको हो रहा है, अमेरिका को हो रहा है, और अमेरिका क्या हो रहा है, ताकतवर हो रहा है। समझ गए? देखो भैया, सीधे शब्दों में कहे तो अपने बुक के अकॉर्डिंग या बुक की लैंग्वेज अपने कह सकते हैं कि सांस्कृतिक वर्चस्व का अर्थ सहमति गढ़ने से है। मतलब अपनी संस्कृति को किसी दूसरे देश के द्वारा अपनाने पर क्या करना, सहमत करना। किसी दूसरे देश को आप सहमत कर लो कि यार आप हमारी सहमति, ये हमारी संस्कृति को अपनाओ। कहने का मतलब है कोई भी ताकतवर देश या प्रभुत्वशाली देश जो है वो क्या करता है भैया, अपने अधीन रहने वाले या अपने प्रभाव में रहने वालों को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे दुनिया को उसी नजरिए से देखे जैसा प्रभुत्वशाली देश चाहता है। मतलब यहाँ दबाव की बजाय जो है वो संस्कृति में किससे कार्य किया जाता है, सहमति से कार्य किया जाता है। क्लियर है अपने संस्कृति वाला टॉपिक? आपको नोट्स में इसको अच्छी तरह से मैं तरीके से लिखा दूंगा। सीधा सा इतना याद रख लो, संस्कृति का मतलब हो गया अपने लोगों के रहन सहन, उनके खान पान, उनके जीवन यापन का तरीका। क्लियर है? विश्व में सबसे टॉप संस्कृति कौन सी देश की है, अमेरिका की है, और वह संस्कृति कैसी है, लुभावनी है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसकी वजह से आज अमेरिकी संस्कृति जो है वो क्या बन गई है, ताकतवर बन गई है, और पूरे विश्व जो है वो क्या करे, अमेरिका की इस विचारधारा को अपना रहे हैं। और संस्कृति को दबाव से न अपनाया जाकर सहमति से अपनाया जाता है। क्लियर है? एक सेकंड भैया, ये हो गया भैया अपने संस्कृति वाला टॉपिक। तो सांस्कृतिक क्षेत्र का वर्चस्व अपने क्लियर हो गया। अब बात करेंगे भैया अमेरिकी की शक्ति की राह में अवरोध। मतलब अपने अमेरिका का वर्चस्व पढ़ लिया है कि अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार से है। अब बात आता है कि जो सर अमेरिका की जो शक्ति है, अमेरिका का जो वर्चस्व है, इतना पावरफुल अमेरिका हो चुका है, उसकी राह में कौन कौन से अवरोध है। मतलब अमेरिका की शक्ति पर कंट्रोल किस प्रकार से हो सकता है, कौन सी 2-3 ऐसे अवरोध है जो अमेरिका के ऊपर क्या करते हैं, उसकी शक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं या उसको रोकने का प्रयास करते हैं। उन बिंदुओं की अपनी बात करते हैं। तो पहला है भैया अमेरिका की संस्थागत बुनावट। देखो भैया यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सा क्या पूछा जाता है कि अमेरिकी शक्ति की राह में कौन से 3 अवरोध है। तो पहला क्या है, अमेरिका की संस्थागत बुनावट। संस्थागत बुनावट का मतलब क्या हुआ भैया? देखो भैया अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था के कितने अंग है, 3 अंग है। जैसे अपने है ना
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। वैसे ही अमेरिकी शासन व्यवस्था के कितने अंग है? 3 अंग है। और इन तीनों अंगों में क्या किया गया है? शक्तियों का क्या है? बंटवारा है। मतलब किसी को कुछ शक्तियां एक अंग को दे दी, कुछ शक्तियां दूसरे को, कुछ शक्तियां तीसरे अंग को दे दी गई। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे अपने नहीं कि कार्यपालिका के पास में अलग शक्तियां हैं, एक कानून बनाती है, एक कानून को लागू करती है और एक जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको दंड देती है। यही तो है ना अपने। तो उसी प्रकार से अमेरिका में भी क्या है भैया, जो शासन के 3 अंग है, उन तीनों अंगों में शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जिसके कारण क्या होता है, वहां की जो कार्यपालिका है, वो कार्यपालिका क्या करती है? अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है उसके ऊपर क्या लगाती है? अंकुश लगाती है। अमेरिका को मतलब एक प्रकार से मनचाही करने से वो क्या करती है? उसके ऊपर रोक लगाती है, उसके ऊपर अंकुश लगाती है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है भैया अमेरिका के लोगों की उन्मुक्त प्रवृत्ति। अमेरिका के लोगों की उन्मुक्त प्रवृत्ति जो है भैया, वह भी अमेरिकी शक्ति में क्या लगाती है? अवरोध लगाती है। अब बात आती है गुरुजी, उन्मुक्त का क्या अर्थ होता है? उन्मुक्त का मतलब हो गया भैया वहां के लोगों की एक सोच, मतलब वहां के लोगों की एक जो स्वतंत्र सोच है, जो मॉडर्न सोच है, जो खुली सोच है, वह भी क्या करती है? अमेरिका की शक्ति में क्या उत्पन्न करती है? अवरोध उत्पन्न करती है। अगर अमेरिका मनमर्जी करता है तो वहां के लोग क्या कर देते हैं? विरोध कर देते हैं। जनमत के माध्यम से, संचार के माध्यम से वहां के लोग जो है वो एक अलग दिशा को अपना लेते हैं। तो ये भी अमेरिका के लोगों की जो उन्मुक्त प्रवृत्ति है वह भी क्या करती है? अमेरिकी शक्ति में अवरोध उत्पन्न करती है। और तीसरा मेन है भैया नाटो। नाटो NATO। नाटो क्या है भैया? देखो फर्स्ट चैप्टर अपने पढ़ा था शीत युद्ध। शीत युद्ध की अपने समय बात की थी भैया। अमेरिका जो है, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों ने भैया अपने अपने सैनिक गुट बनाए थे, अपने अपने सैनिक गठबंधन बनाए थे। अमेरिका ने जो गठबंधन बनाया था उसका क्या नाम था? नाटो। तो कहने का मतलब क्या हो गया? नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन था। और इस संगठन में क्या हुआ था भैया? विश्व के अलग अलग जो देश थे वो शामिल हो गए थे। मतलब जो अमेरिका का पक्ष लेना चाहते थे वो किस में शामिल हो गए थे? नाटो में शामिल हो गए थे। लगभग 30 के आसपास में देश है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। पूरा नाम है भैया इसका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। और सोवियत संघ ने कौन सा संगठन बनाया था? फिर वार्सा पैक्ट। ये चर्चा अपने हो चुकी है, यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। तो भैया जो नाटो में शामिल जो सदस्य देश है, वो सदस्य देश भी क्या करते हैं? अमेरिका की शक्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। वो भी अमेरिका को मनमानी करने से रोकते हैं। वो भी समय समय पर अमेरिका को ये राय देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहिए, बिना वजह किसी के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे सीधा सा अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का कि अमेरिकी शक्ति की राह में कौन कौन से 3 कारण अवरोध उत्पन्न करते हैं, या कौन से कारण है जो अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं भैया, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है अपने भारत और अमेरिका के मध्य संबंध। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है अपने। देखो भैया भारत और अमेरिका में संबंध किस प्रकार से हैं, इस बिंदु के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। देखो अपने भारत और अमेरिका के संबंधों की चर्चा करने से पहले भैया यहाँ पर थोड़ा सा अपने ध्यान देना। अपने शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था 1945 में और लगभग 1990 तक अपने क्या चला था? शीत युद्ध चला था अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, इन्हीं के मध्य हुआ था। भारत जो था भैया उस समय भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत ने किसी भी देश का साथ नहीं दिया था, ना तो अमेरिका का दिया ना सोवियत संघ का दिया। लेकिन फिर 1971 में भारत ने क्या कर लिया था? सोवियत संघ के साथ में समझौता कर लिया था। मतलब भारत का झुकाव किसकी तरफ हो गया था? सोवियत संघ की तरफ हो गया था। अमेरिका इससे एक प्रकार से भारत से क्या हो गया? नाखुश हो गया। फिर आगे जाके भैया 1990-91 में सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ टूट गया तो अब भारत भी अकेला रह गया। तो अब भारत ने क्या किया भैया? फिर धीरे धीरे किसके साथ में अपने संपर्क सुधारने स्टार्ट कर दिए? अमेरिका के साथ में अपने संपर्क जो है वो मधुर बनाने प्रारंभ कर दिए। और वर्तमान समय में अगर अपने बात करें तो आज भारत के जो सॉफ्टवेयर सामग्री है, सॉफ्टवेयर आप जानते होंगे, सब मोबाइल चलाते हैं, सबको पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है, किनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो अपने भारत में जो 65% सॉफ्टवेयर सामग्री जो है, उस सामग्री का भारत किसको निर्यात करता है? अमेरिका को निर्यात करता है। निर्यात का मतलब समझ गए ना? आयात का मतलब तो होता है भैया किसी देश से
मंगाना, आयात मतलब आया, निर्यात यानी गया, ये समझना आप। तो अपने भारत क्या करता है, भारत अमेरिकी संबंधों को इन बिंदुओं से अपने समझते। देखो भैया, भारत अपनी सॉफ्टवेयर सामग्री का 65% निर्यात किस देश को कर रहा है, अमेरिका को कर रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि भारत और अमेरिका के मध्य व्यापारिक संबंध जो है वो कैसे है, अच्छे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, अपने 35% कर्मचारी कहां पर, बोइंग में। अपने भैया भारत के 35% कर्मचारी, या अमेरिका में जो बोइंग है उस बोइंग में 35% जो कर्मचारी है वो कौन से देश के हैं, भारत के हैं। बोइंग जानते हो क्या होती है, बोइंग भैया एक ऐसी कंपनी होती है जो मतलब एयरक्राफ्ट कंपनी होती है ना, एयरक्राफ्ट, उसी को कहते हैं बोइंग। 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो अमेरिका के शिकागो में है भैया। बोइंग जो होती है वो क्या होती है, अपने जो हेलीकॉप्टर वगैरह है, जो एरोप्लेन वगैरह है, जो मिसाइल वगैरह है, इनको बनाने का जो काम करती है उसको बोलते हैं बोइंग। और 1916 में एक कंपनी बनी थी, एयरक्राफ्ट कंपनी होती है, और मुख्यालय कहाँ है, शिकागो में है। तो यहाँ जो बोइंग है, अमेरिकी बोइंग, उसमें 35% कर्मचारी जो है वो कौन से देश के हैं, भारत के हैं। तीसरा बिंदु क्या कह रहे हैं कि अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है, उस सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय काम करते हैं, 3 लाख भारतीय काम करते हैं। मतलब अकेले भारत के कितने लोग हैं वहां पर, 3 लाख लोग हैं। अब गुरुजी सिलिकॉन वैली क्यों है भैया, सिलिकॉन वैली अमेरिका का एक जगह का नाम है, अपने एक स्थान का नाम है जो अपने कैलिफोर्निया में है। अमेरिका में जगह है कैलिफोर्निया, उसके पास में है सिलिकॉन वैली, जिसे अपने सपनों की दुनिया के नाम से जाना जाता है। इसे सपनों की दुनिया कहते हैं। देखो अपने जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अपने फेसबुक है, एप्पल है, गूगल है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सभी यहीं से काम करती है। और इसी सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय काम करते हैं, 3 लाख भारतीय काम करते हैं। अगला, 15% कंपनियों की स्थापना किसने की, भारतीयों ने। अमेरिका में भैया जितनी भी कंपनियां हैं, छोटी मोटी बड़ी जो भी मान लो, उनमें से 15% कंपनियों का प्रारंभ या उन कंपनियों की शुरुआत या उन कंपनियों की नींव जो है वो किन के द्वारा रखी गई है, भारतीयों के द्वारा रखी गई है। ये तो अमेरिका और भारत के मध्य का क्या हो गया भैया, एक प्रकार से व्यापारिक रिलेशन हो गया। अब अमेरिका और भारत के मध्य जो संबंध है, उन संबंधों को लेकर अलग अलग विद्वान जो है वो अलग अलग रणनीतियां अपना रहे हैं। मतलब विद्वान जो है, उन विद्वानों ने भारत को 3 तरह की राय दी है कि अमेरिका के पास साथ में हमारे संबंध किस प्रकार के होना चाहिए, या सीधी भाषा में कह दे कि 3 संभावित रणनीतियां। ये क्वेश्चन भैया लास्ट ईयर आया हुआ है, ध्यान रखना अपने को। इसका मतलब इस साल भी ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत और अमेरिकी संबंधों को लेकर 3 संभावित रणनीतियां कौन कौन सी है, मतलब अलग अलग विद्वान है भैया, उन अलग अलग विद्वानों ने 3 राय दी है कि भारत और अमेरिका के मध्य कैसे संबंध होने चाहिए। पहली रणनीति जो है वो रणनीति तो ये क्या कहती है, मतलब पहली रणनीति वाले जो विद्वान है ये क्या कहते हैं कि भारत को अमेरिका से क्या बना लेनी चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। भारत को अमेरिका से क्या बना लेनी चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। मतलब इस विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं वो अमेरिका सैन्य शक्ति से क्या करते हैं, डरते हैं। ये लोग ऐसे कहते हैं कि भारत जो है उसको अमेरिका से दूर हो जाना चाहिए, अमेरिका का कोई विश्वास नहीं, कभी भी आक्रमण कर सकता है। ये इस प्रकार की सोच है पहली रणनीति वाले लोगों की, ठीक है। दूसरी रणनीति वाले जो लोग हैं वो ये क्या कहते हैं कि हमें अमेरिका के क्या करना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, अमेरिका के साथ में रहना चाहिए। दूसरी रणनीति वाले ये कहते हैं कि हमें अमेरिका के साथ में रहना चाहिए और साथ में रहते हुए उसके वर्चस्व का क्या उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। मतलब दूसरी रणनीति वाले लोग ये कहते हैं कि जो पावरफुल है ना उसका आप विरोध मत करो, उसके साथ में रहो आप, और अपने उद्देश्यों का, अपने लक्ष्यों का क्या करते रहो, पूरा करते रहो, या अपना फायदा पूरा करते रहो। ये दूसरी सोच के लोगों का मानना है। एक तीसरी रणनीति के जो विद्वान हैं उन्होंने अलग ही राय दी है। उन्होंने ये कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, विकासशील देश जो है उन विकासशील देशों के साथ में क्या करना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए।
मतलब ना तो अमेरिका से दूरी बनानी चाहिए और ना ही अमेरिका से डरकर उसके वर्चस्व में रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो विकासशील देश है उन विकासशील देशों का एक गठबंधन बनाना चाहिए। मतलब भारत है या भारत के अलावा और भी जितने विकासशील देश है उन सभी को क्या करना चाहिए, अपना एक गठबंधन बना लेना चाहिए, अपना एक समूह बना लेना चाहिए, अपना एक संगठन बना लेना चाहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वह संगठन जो है वो मजबूत हो जाएगा। पहले 2 देश शामिल होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 10 होंगे, फिर 20 होंगे। इस प्रकार से वह धीरे धीरे वह गठबंधन क्या हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। और फिर यही विकासशील देशों का गठबंधन जो है वो अमेरिका की चुनौती का सामना कर सकेगा, या अमेरिका जो है इस विकासशील गठबंधन पर नजर उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। ऐसी रणनीतियां हैं। तो भैया यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भारत अमेरिकी संबंधों के मध्य 3 संभावित रणनीतियां कौन कौन सी हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगली बात करते हैं भैया, इतना क्लियर है। एक टॉपिक अपने और रह गया, उसको भी अपने कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला टॉपिक है भैया जो अमेरिका वर्चस्व। अपने पढ़ लिया अमेरिका कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है। अब बात आती है कि साहब अमेरिका के वर्चस्व से निपटे कैसे, अमेरिका का जो वर्चस्व है, अमेरिका का जो पावर है उसका मुकाबला कैसे करें, उससे हम कैसे निपटे, उसका सामना कैसे करें। तो इसके लिए भैया कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे हम अमेरिका के वर्चस्व से निपट सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो भैया पहला पॉइंट तो ये कहता है कि जो मेन देश है ताकतवर, मतलब जो अमेरिका जितने ताकतवर तो नहीं है लेकिन अमेरिका के बाद में उनका स्थान आता है, उन देशों की बात करें जैसे अपने भारत है, अपने रूस है, अपने चीन है। इन देशों को क्या कर लेना चाहिए, एक साथ हो जाना चाहिए। भारत है, रूस है, चीन है, ये जो पावरफुल देश है, जापान है, इन देशों को क्या हो जाना चाहिए, अब एक साथ हो जाना चाहिए। अगर ये एक साथ हो जाएंगे तो ये अमेरिका का क्या कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि आज इनके मध्य आपस में क्या है, विवाद है। चीन और भारत के मध्य आज 36 का आंकड़ा है, सबको पता है। लेकिन ये अपने एक क्या दिया जा रहा है, अपने एक आइडिया दिया जा रहा है, अपने एक संभावना बताई जा रही है कि इस प्रकार से कार्य करके हम क्या कर सकते हैं, अमेरिका के वर्चस्व से निपट सकते हैं। दूसरा, अगर अपने अमेरिका के वर्चस्व से निपटना नहीं है या अमेरिका से हम नहीं लड़ सकते तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को अमेरिका की नजरों से क्या कर लेना चाहिए, छिपा लेना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप किसी देश से लड़ नहीं सकते, उसके वर्चस्व का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसे क्या करना चाहिए, अमेरिका की नज़रों से छिप जाना चाहिए। मतलब अमेरिका की नज़रों में नहीं आना चाहिए। जैसे इराक आया था भैया, इराक क्या हो गया, बर्बाद हो गया। यही तो हुआ था, इराक के ऊपर 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम आक्रमण कर दिया था, अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो दूसरा आइडिया ये कह रहा है कि हमें जो दबदबे वाले देश होते हैं या वर्चस्वशाली देश होते हैं, उन वर्चस्वशाली देशों की नज़रों में नहीं आना चाहिए। हमें अपने को उन वर्चस्वशाली देशों से या अमेरिका से अपने आप को क्या लेना चाहिए, छुपा लेना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट, हमें कौन सी नीति अपनानी चाहिए, बैंड वैगन नीति। ये ध्यान रखना भैया, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर का, बैंड वैगन नीति क्या है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है भैया हमें क्या अपनानी चाहिए, कौन सी नीति अपनानी चाहिए, बैंड वैगन नीति अपनानी चाहिए। बैंड वैगन नीति का मतलब क्या होता है भैया, कोई भी देश जो पावरफुल है, जो ताकतवर है, उस देश का विरोध नहीं करो। उस देश का क्या नहीं करो, विरोध नहीं करो, उसके वर्चस्व में रहकर अपने कार्य करते रहो या अपने अवसरों का फायदा उठाते रहो। अरे जैसे मान लो कोई गांव में या किसी सिटी में मान लो कोई ताकतवर आदमी है, कोई पावरफुल आदमी है, तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। बुद्धि वाला आदमी क्या करेगा, उसका विरोध नहीं करेगा, वो उसके क्या रहेगा, उसके वर्चस्व में रहेगा और अपने अवसरों का फायदा उठाते रहेगा। वही क्या है, बैंड वैगन नीति है। इस नीति के ऊपर एक कहावत भी है भैया, वह कहावत क्या है, जैसी बहे बयार, जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए, जैसी बहे बयार पीठ तैसी
कीजिए। मतलब ये कहावत ये कहती है कि जिस प्रकार से या जिस ओर हवा का रुख होता है हमें उसी ओर होना चाहिए। अरे हवा, तेज हवा चल रही है तो क्या हम हवा का मुकाबला कर सकते हैं क्या? इधर से हवा आ रही है और क्या हम उसके ऐसे सामने जाकर उसका मुकाबला कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बुद्धिमत्ता क्या कहती है? इधर से हवा आ रही है तो पीठ को ऐसे कर लो भैया। इसी में क्या है? समझदारी है। तो ये बैंडवैगन नीति यही कह रही है कि जो वर्चस्वशाली देश होते हैं उन वर्चस्वशाली देशों का हमें क्या नहीं करना चाहिए? विरोध नहीं करना चाहिए। उन वर्चस्वशाली देशों के हमें साथ में रहते हुए अपने अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। और इसीलिए एक पंक्ति कही गई है कि जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए। इसके अलावा एक पॉइंट अपने और दे सकते हैं अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए। वह पॉइंट क्या है कि अपने भैया जितने भी जो संगठन है, जैसे एनजीओ संगठन है, सामाजिक आंदोलन संगठन है, या अपने सोशल मीडिया है, या अपने जो बुद्धिजीवी वर्ग है, या कोई लेखक है, या कलाकार वर्ग है, इन सभी को मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का क्या करना चाहिए? प्रतिरोध करना चाहिए। अमेरिका की गलत नीतियों का, अमेरिका के गलत कार्यों का क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। ये था भैया अपने कौन सा चैप्टर? चैप्टर 3। ओके, अब लिखो नोट्स, हेडिंग लगाओ अमेरिकी सांस्कृतिक वर्चस्व। अमेरिकी सांस्कृतिक वर्चस्व, और इसमें लिखो भैया अमेरिकी सांस्कृतिक वर्चस्व। इसमें लिखो अपने वर्चस्व के इस तीसरे अर्थ का, वर्चस्व के इस तीसरे अर्थ का रिश्ता, वर्चस्व के इस तीसरे अर्थ का रिश्ता सहमति गढ़ने से है। सहमति गढ़ने से है। अर्थात सांस्कृतिक वर्चस्व का अर्थ सहमति गढ़ने से है। सहमति गढ़ने से है मतलब कोई प्रभुत्वशाली देश, मतलब कोई प्रभुत्वशाली देश अपने अधीन या प्रभाव में रहने वाले, अपने अधीन या प्रभाव में रहने वालों को इस तरह से सहमत कर सकता है कि वे, इस तरह से सहमत कर सकता है कि वे दुनिया को उसी नज़रिए से देखें जैसा प्रभुत्वशाली देश चाहता है। जैसा प्रभुत्वशाली देश चाहता है। मतलब यहाँ दबाव की बजाय सहमति से कार्य किया जाता है। आज दुनिया में, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, आज दुनिया में अमेरिकी संस्कृति का वर्चस्व है, क्योंकि आज के लोगों के जो सपने हैं वे सब अमेरिकी संस्कृति की देन है। आगे लिखो, अमेरिकी संस्कृति और विचारधारा को आज विश्व के देश अपना रहे हैं, क्योंकि यह काफ़ी लुभावनी है और ताकतवर है। यह काफ़ी लुभावनी है और ताकतवर है। सांस्कृतिक वर्चस्व में, सांस्कृतिक वर्चस्व में जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि, जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से, बल्कि रजामंदी से अपनी बात मनवाई जाती है। अपनी बात मनवाई जाती है। ओके भैया, और ज़्यादा विशेष नहीं करना है इसमें। फिर हेडिंग लगाओ अमेरिकी शक्ति की राह में अवरोध। अमेरिकी शक्ति की राह में अवरोध। इसमें बेस करके आगे लिखो, वर्तमान समय में अमेरिकी शक्ति की राह में, वर्तमान समय में अमेरिकी शक्ति की राह में 3 अवरोध है। 3 अवरोध है। नंबर 1, नंबर 1 लिखो, अमेरिका की संस्थागत बुनावट। अमेरिका की संस्थागत बुनावट पहला अवरोध है। पहला अवरोध है, क्योंकि अमेरिका में शासन
व्यवस्था के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जिसके कारण कार्यपालिका द्वारा अमेरिकी सैन्य शक्ति पर अंकुश लगाया जाता है। नंबर 2, अमेरिका के लोगों की उन्मुक्त प्रवृत्ति दूसरा अवरोध है, क्योंकि अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले ही कोशिश करे, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा है। नंबर 3, नाटो। इसमें आगे डेस्क करके लिख लो। नाटो की स्थापना 1949 में हुई। इसका पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। इसमें शामिल देश अमेरिकी ताकत पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। क्लियर है। फिर हेडिंग लगाओ भैया, भारत अमेरिकी संबंध। इसमें लिखो भैया, शीत युद्ध के समय भारत ने पहले तो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन फिर 1970-71 में भारत ने सोवियत संघ के साथ संधि कर ली, अर्थात भारत अमेरिका के विरोधी गुट में शामिल हो गया। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, विघटन होने के पश्चात भारत अकेला रह गया। तब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का फैसला किया। आज एक मिनट शेरी ऐसे कर लो। वर्तमान समय में फिर नंबर 1 पॉइंट लगा के लिखो भैया। नंबर 1 ये पॉइंट लिखने अपने को, नंबर 1 पॉइंट लगा के लिखो। वर्तमान समय में वो लाइन खाली छोड़ दो, फिर नंबर 1 पॉइंट लगा के लिखो। आज भारत के सॉफ्टवेयर का 65% निर्यात अमेरिका को किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट लिखो। आज अमेरिकी बोइंग में 35% कर्मचारी भारतीय है। नंबर 3 पॉइंट लिखो। आज अमेरिका की सिलिकॉन वैली में 3 लाख भारतीय काम करते हैं। और नंबर 4 लगा के लिखो।
आज अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें से 15% कंपनियों की शुरुआत ओब्लिक प्रारंभ भारतीयों ने किया है। भारतीयों ने किया है। आज फिर नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, वर्तमान में भारत अमेरिका के साथ किस प्रकार रह सकता है, किस प्रकार रह सकता है, इसके लिए 3 संभावित रणनीतियां बनाई गई है जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। नंबर एक, भारत को अमेरिका से दूरी बना लेना चाहिए। नंबर 1, भारत को अमेरिका से दूरी बना लेनी चाहिए। इस विचारधारा वाले लोग अमेरिकी सैन्य शक्ति से डरते हैं। नंबर 2, दूसरी रणनीति वाले विद्वानों का मानना है कि भारत को अमेरिका के साथ रहकर उसके वर्चस्व का फायदा उठाना चाहिए। नंबर 3, तीसरी रणनीति वाले लोगों का मानना है कि भारत को विकासशील देशों का एक गठबंधन बना लेना चाहिए। कुछ सालों में यह गठबंधन ताकतवर हो जाएगा तो अमेरिकी वर्चस्व का मुकाबला किया जा सकता है। अब हेडिंग लगाओ भैया, हेडिंग लगाओ, अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे। लास्ट पॉइंट है अपने, अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे। इसमें लिखो, अमेरिकी वर्चस्व से निम्नलिखित तरीकों को अपनाकर निपटा जा सकता है। निम्नलिखित तरीकों को अपनाकर निपटा जा सकता है। इसमें नंबर 1 लगाओ, भारत, चीन, रूस जैसे देशों को एक साथ हो जाना चाहिए, जिससे अमेरिकी वर्चस्व से निपटा जा सके। नंबर 2, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने का दूसरा तरीका यह है कि कोई देश अपने को अमेरिकी नज़रों से छिपा ले। अर्थात कहने का आशय यह है कि दबदबे वाले देशों से दूर रहा जाए। नंबर 3, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने का तीसरा तरीका बैंडवैगन नीति है, जिसका आशय है कि किसी ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना। इसी को बैंडवैगन नीति अथवा जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजे की नीति कहते हैं। नंबर 4 लगाओ, एनजीओ, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक, कलाकार, इन सभी को आपस में मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध करना चाहिए। चारों पॉइंट हो गए।
फिर चौथे पॉइंट की जहां पंक्ति पूरी हो रही है इसको खाली छोड़ दो, नीचे लिखो उपरोक्त उपायों को अपनाकर अमेरिकी वर्चस्व से निपटा जा सकता है। ये हो गया भैया अपने चैप्टर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपने चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।